हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का ये जो वीडियो सेशन है हमारा, ये क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट्स, इसका ये लास्ट पार्ट होने जा रहा है। आज हम स्टडी करेंगे बच्चों कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिसिस किसे कहते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो कैटलिस्ट हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और फाइनली लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैटलिस्ट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, जनरल उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, कैटलिस्ट। बच्चों, कई बार हम देखते हैं कि कुछ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो बहुत ही स्लो पेस पे होते हैं, या कुछ होते हैं जो कि तेज होते हैं, हम नहीं चाहते वो इतना तेज हो। तो यदि हमको इन रिएक्शंस की स्पीड को चेंज करना पड़े, तो इनकी स्पीड को बदलने के लिए हम कुछ सब्सटेंसेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको यदि रिएक्शन मिक्सचर में रख दिया जाए तो इनके रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट होने मात्र से ही रिएक्शन की स्पीड प्रभावित होती है। या तो तेज हो जाएगा रिएक्शन, या वो धीरे भी हो सकता है। तो इस प्रकार के सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को प्रभावित करते हो, या तो बढ़ा देते हो या कम कर देते हो, इस प्रकार के सब्सटेंसेस कहलाते हैं कैटलिस्ट। समझ में आ गया? सबसे जरूरी बात, ये रिएक्शन में होने से सिर्फ रिएक्शन की स्पीड प्रभावित करते हैं, स्वयं डायरेक्टली इनका कोई रोल नहीं होता, ये खर्च नहीं होते, इनकी क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं होता, इनकी केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता, इनका स्वरूप नहीं बदलता। जैसा लेते हैं, जितना लेते हैं वैसा और उतना ही वापस हमको रिएक्शन के अंत पे मिल जाता है। समझ में आ गया? तो चलिए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। कैटलिस्ट, a substance which when present in the reaction mixture changes the rate of a chemical reaction without itself undergoing any change in quantity and chemical composition is called कैटलिस्ट। समझ में आ गया? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन मिक्सचर में होने मात्र से ही उसकी रेट बदल देता है। रेट मतलब उसकी स्पीड बदल देता है। और कैसे बदलता है? विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज, स्वयं में कोई बदलाव नहीं आता। किस में बदलाव नहीं आता? ना तो उसकी क्वांटिटी में, मात्रा में, और ना ही उसका केमिकल कंपोजिशन मतलब उसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर में। समझ में आ गया? जैसा लेते हैं, जितना लेते हैं वैसा ही वापस हमको मिल जाता है। ये होता है बच्चों कैटलिस्ट। समझ में आ गया? अब ये जो कैटलिस्ट होता है, रिएक्शन मिक्सचर में डाल दिया, उसने स्पीड को बदला, तो उसकी जो एक्टिविटी है, उसका जो प्रभाव है रिएक्शन पे, उस प्रभाव को कैटालिसिस कहा जाता है। समझ में आ गया? तो वो तरीका, वो प्रोसेस जिसके द्वारा कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बदलता है अपनी प्रेजेंस से, इस प्रक्रिया को कैटालिसिस कहते हैं। समझ में आया? तो एक तरह से कैटलिस्ट तो वस्तु है और इसके कार्य को कैटालिसिस कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट कैटालिसिस करते हैं, रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। समझ में आ गया? तो कैटालिसिस इज द वर्ब, कैटालिस्ट इज द नाउन, पदार्थ, और उसके काम को ये बोलेंगे। ठीक है? द प्रोसेस और द फिनोमिनन बाय विच अ कैटलिस्ट चेंजेस द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय इट्स मियर प्रेजेंस। अपने होने मात्र से, प्रेजेंस मात्र से ही रिएक्शन की स्पीड जो बदली जाती है, उस प्रक्रिया को ही हम कैटालिसिस कहते हैं। ठीक है? एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालिसिस डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट जो होते हैं, मतलब जो हमने यूज किया है कैटालिसिस के लिए, और जो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट मतलब जो हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनसे हम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, उनकी फिजिकल स्टेट के आधार पर दो मेन प्रकार का कैटालिसिस होता है। समझ में आया? तो दो मेन प्रकार के कैटालिसिस कौन कौन से हैं भौतिक अवस्था के आधार पर? पहला है होमोजीनियस कैटालिसिस, और दूसरा आएगा हमारा हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। स्पेलिंग पे गौर करेंगे, होमो GENEOUS। ठीक है? इसी प्रकार से हेटेरो में HETEROGENEOUS। तो होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। अच्छा, होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। तो बच्चों, यदि मान लीजिए हमारा जो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों रिएक्टेंट्स या तीन जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, वो सपोज सारे के सारे सॉलिड स्टेट में है, और हमारा कैटलिस्ट भी सॉलिड स्टेट में ही ले लिया जाए, मतलब सबके सब का फिजिकल स्टेट सेम टू सेम। प्रोडक्ट अभी बने नहीं है, तो स्टार्टिंग में हम सिर्फ रिएक्टेंट लेते हैं। तो जो रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट है, वही यदि कैटलिस्ट का भी फिजिकल स्टेट हो जाए, इस प्रकार का जो कैटालिसिस है उसको हम होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं प्रक्रिया को। और जो कैटलिस्ट है
उसको होमोजीनियस कैटेलिस्ट कहा जाएगा। समझ में आ गया? तो प्रक्रिया हमारी होमोजीनियस कैटेलिसिस हो गया और जो कैटेलिस्ट है वो होमोजीनियस कैटेलिस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या सीखा हमने? यदि किसी भी रिएक्शन में जो फिजिकल स्टेट है सारे रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की सेम टू सेम हो, या तो सारे सॉलिड स्टेट में हो, या सारे लिक्विड स्टेट में हो, या सारे गैसियस स्टेट में हो, सेम होने चाहिए, तो उस प्रकार के कैटालिसिस को होमोजीनियस कैटालिसिस बोलेंगे और जो कैटलिस्ट है वो होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाएगा। समझ में आ गया? आपको अगर ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, डेफिनेशन देंगे, एग्जाम्पल पक्का देंगे बच्चों, पूछे ना पूछे एग्जाम्पल देना है। नॉर्मली एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है नहीं? तो अ रिएक्शन इन विच द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट इज द सेम इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस। तो देखना यहां से यदि मैं डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूं रिएक्शन से, तो रिएक्शन हमारा प्रक्रिया हमारी कैटालिसिस है, और जो कैटलिस्ट है उसको बोलेंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट, ठीक है? एंड द कैटलिस्ट इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटलिस्ट। समझ में आ गया? चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक? सबसे पहला है बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये मैंने सोप वाले रिएक्शन में अच्छे से समझाया था, एस्टर्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। तो एस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फ्रूटी स्मेल वाला, जिसको दो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स के रिएक्शन से बनाया जाता है। रिएक्शन काफी स्लो होता है। तो ये दो कंपाउंड्स हमारे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स, ठीक है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम उल्टी तरफ से रिएक्शन देखें, ध्यान से देखना, मैं पहले तो फॉर्मेशन बता दूं फिर बताएंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है एस्टर का टूटना, और मैंने बताया था हाइड्रोलिसिस तीन प्रकार से होता है। हम पानी से भी एस्टर को तोड़ सकते हैं, एसिड से भी तोड़ सकते हैं और बेस से भी। तो हाइड्रोलिसिस एक्वियस भी हो सकता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। तो सोप वाले केस में हमने एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, बेस डाल करके एस्टर को तोड़ा था। वही एस्टर हमारा ट्रिपल एस्टर था, ग्लिसराइड। यहाँ पे सिंपल एस्टर है हमारा, एक एस्टर है, सिंगल एस्टर, ठीक है? तो देखो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है COH होता है लास्ट में। तो ये दो कार्बन वाला एसिड है, एक कार्बन दो कार्बन। दो कार्बन वाले एसिड का नाम होता है इथेनोइक एसिड, तीन कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड, चार वाला ब्यूटेनोइक एसिड, एक कार्बन वाला मिथेनोइक एसिड, ठीक है? तो इनके नेमिंग है प्रॉपर, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, इस प्रकार से नेमिंग होती है इनकी, ठीक है? नोमेनक्लेचर में वो बाद में समझा देंगे आपको, चैप्टर नंबर 8 में आएगा ये। उसके बाद अल्कोहल हमारा दो कार्बन का ही है, देखो CH3 CH2OH। तो इथेनॉल, अल्कोहल्स के नाम की एंडिंग ऑल से होती है, तो इथेनोइक एसिड, इथेनॉल। अब इनका रिएक्शन करते हैं, दोनों लिक्विड स्टेट में है। समझ में आ गया? देखो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। ओके, जब इनका रिएक्शन करते हैं तो हमको जो एस्टर मिलता है वो भी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब एस्टर कैसे बनेगा? जो एसिड होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, एसिड अल्कोहल के रिएक्शन है बच्चों, नॉर्मली क्या होता है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं काफी वीक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा वीक एसिड्स होते हैं। और हम पढ़ चुके हैं आरएनएस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड्स जो होते हैं दीज आर द सब्सटेंसेस दैट गिव H+ आयंस। तो नॉर्मली एसिड्स जो होते हैं पानी के प्रेजेंस में H+ आयन देते हैं। तो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पानी डालेंगे तो बहुत कम मात्रा में देगा, लेकिन H+ आयन देगा, तो वीक एसिड है ये। और जो ज्यादा H+ आयन देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये बहुत ही वीक एसिड होते हैं, मतलब बहुत आसानी से H+ आयन देते नहीं है। ऑन द अदर हैंड अल्कोहल्स वैसे तो होते हैं न्यूट्रल, अल्कोहल वैसे तो होते हैं न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब होता है पानी में ये घुल जाते हैं। अब इनके घुलने की जो प्रक्रिया है वो अलग है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके घुलता है ये, ठीक? लेकिन ये H+ आयन नहीं देते। तो अल्कोहल्स आर न्यूट्रल। अगर मैं दोनों में लिटमस टेस्ट करूंगा, ये रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा ब्लू को, ये कोई भी लिटमस टेस्ट शो नहीं करता। लेकिन बच्चों ये जो अल्कोहल है ये किसी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ ये एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है। ध्यान से सुनना, तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही न्यूट्रल रहेगा, कुछ रिएक्शंस में एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ये बहुत कम स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज्यादा वीक एसिड है, आसानी से H+ देता नहीं। तो इससे ज्यादा एसिडिक गुण तो इथेनॉल में ही है। मतलब अगर इथेनॉल का मुकाबला से करवा दिया जाए ना, तो इससे ज्यादा एसिडिक गुण किस में होता है? इथेनॉल में। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इथेनॉल H देता है, H+ और ये OH देता है। तो OH और H मिलके वाटर बन जाता है, ये पड़ा वाटर, और यहाँ पे बचेगा CH3CO, सिर्फ C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O यहां तक है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O यहां तक, ठीक है? उसके बाद O और CH2 CH3 ये अल्कोहल से आया, क्योंकि यहां से सिर्फ H गया।
तो H जाने के कारण ये एसिडिक बिहेवियर होता है इसका, और ये बेस की तरह काम करता है इसके प्रेजेंस में। नॉर्मल एसिड है बट बहुत वीक है, तो इसके सामने वाले से कहीं मजबूत है, ये एसिडिक तरह बिहेव करता है, तो इसको बेस की तरह करना पड़ता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। इसका मतलब ये नहीं है कि एसिड हमेशा OH ही देगा, ये H भी देता है। समझ में आ गया? डिपेंड करता है सामने क्या है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जब एस्टर बनता है तो इसको एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन काफी स्लो होता है। तो यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, O CH2 CH3, ये रहा। तो यहाँ पे जो दो O लगातार, एक डबल बॉन्ड O है और एक सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O CH2 CH3, ये एस्टर है, फ्रूटी स्मेल आती है। अब इस एस्टर को तोड़ने वाली जो प्रक्रिया, अच्छा बनने वाली प्रक्रिया जो होती है उल्टी वाली, उसको एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तोड़ दें इसको, पानी डाल के तोड़ रहे हैं, तो ये कहलाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ पानी डालता हूं तो रिएक्शन होता तो है, ये एस्टर बॉन्ड टूटता है, वापस हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, लेकिन ये रिएक्शन बच्चों बहुत बहुत स्लो है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। समझ में आ गया? ये पानी के साथ टूटेगा तो वापस ये दोनों बनेगा, ये वापस फिर जुड़ने लगेंगे, ये बन जाएगा। तो मतलब दोनों तरफ होता रहेगा रिएक्शन स्लो स्पीड से, बहुत स्लो है, कभी रिएक्शन खत्म नहीं होगा। हम चाहते हैं रिएक्शन फटाफट टूट टाट के खत्म हो जाए, हमको दोनों मिल जाए, तो इसके लिए हमको एक कोई भी मिनरल एसिड जिसमें H+ आयंस होते हैं वो डालना पड़ेगा बहुत सारा। जैसे ही H+ आयन खूब सारे ऐड हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो खूब सारे H+ आयन रिलीज करता है, तो उसके प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होता है, ये तेज हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये चेक करेंगे, ये हमारा पहला रिएक्टेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में लिक्विड स्टेट में है एस्टर, दूसरा रिएक्टेंट वाटर लिक्विड स्टेट में, और मिनरल एसिड भी लिक्विड स्टेट में। तो सबका फिजिकल स्टेट सेम टू सेम आ गया। ये होमोजीनियस कैटालिसिस है रिएक्शन, और जो ये कैटालिस्ट है ये होमोजीनियस कैटालिस्ट कहलाएगा। इसी प्रकार से बच्चों सल्फर के दो ऑक्साइड्स होते हैं, जब जलाते हैं एक SO2 गैस बनती है, और SO2 को और अधिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो SO3 गैस भी बनती है। मैं डिस्कस कर चुका हूं एडिशन रिएक्शंस में। ठीक, तो SO2 गैस ये गैसियस स्टेट में, व्हेन इट इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन which is also in gaseous state, they burn to form sulfur ट्राइऑक्साइड which is also gaseous। ठीक है, अब देखो ये रिएक्टेंट हमारा गैसियस है, रिएक्टेंट गैसियस है, और जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया है वो भी हमारा क्या गैसियस है। तो तीनों एक ही स्टेट में हो गए, गैस हो गए, सेम टू सेम हो गया। ये हमारा होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल हो गया, और ये जो कैटालिस्ट है ये होमोजीनियस कैटालिस्ट हो जाएगा। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे SO3 है तो सल्फर यहाँ पे देखो 2 है, और यहाँ पे सल्फर एक ही था, सल्फर तो बैलेंस हो रहे थे। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था 4, और यहाँ पे टोटल 3 है, तो ये ऑड है, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो इवन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 6 हो गए, सल्फर 2। अब सल्फर यहाँ पे एक ही था तो यहाँ 2 से लगा दिया, तो यहाँ पे भी 2 हो गए। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 2 जा 4 + 2 6, और यहाँ पे भी 2 3 जा 6 हो गया, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, बैलेंस करना नहीं भूलेंगे। तो ये था हमारा रिएक्शन नंबर 2, होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों हेटेरोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या है हमारे। ठीक है कि नहीं क्या? ओके, तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में क्या बताया मैंने कि जो रिएक्टेंट्स हैं उसका फिजिकल स्टेट और कैटालिस्ट का डिफरेंट होगा। अगर रिएक्टेंट्स किसी एक फिजिकल स्टेट में तो कैटालिस्ट किसी दूसरे फिजिकल स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, सो अ रिएक्शन इन विच, तो ये कैटालिसिस है तो कैटालिसिस हम रिएक्शन को बोलते हैं, और कैटालिस्ट जो वस्तु है जो प्रभावित करेगी रिएक्शन को। अ रिएक्शन इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ कैटालिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। समझ में आ गया? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि जो कैटालिस्ट है उसकी जो भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट है, वो अलग होती है, भिन्न होती है रिएक्टेंट से, ये कहलाता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। समझ में आ गया? एंड द कैटालिस्ट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट, और जो कैटालिस्ट है जो कंट्रोल कर रहा है रिएक्शन की रेट को वो कहलाता है हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। एग्जांपल बच्चों इंडस्ट्रियल लेवल पे अमोनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। कैसे बनाई जाती है अमोनिया? ये अमोनिया बनाई जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से। नाइट्रोजन को हाई प्रेशर और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया जाता है और बनाई जाती है अमोनिया। अब इस अमोनिया को अगर बिना कैटलिस्ट के हम रिएक्ट करवाते हैं बनाने के लिए तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है। ये रिएक्शन क्यों जरूरी है वो बता दूं मैं। खूब सारी अमोनिया जल्दी जल्दी बनेगी तो इसी अमोनिया को बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा करके यूरिया बनाया जाता है। यूरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फर्टिलाइजर है। हमारे देश में जो यूरिया है, सभी खाद है जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उसमें से 60% खपत जो होती है यूरिया की होती है। समझ में आ गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडस्ट्री में बच्चों जितना ज्यादा अमोनिया मैन्युफैक्चर होगा उतना यूरिया मैन्युफैक्चर होगा। तो लोग चाहेंगे कि हम चाहेंगे कि अमोनिया मैन्युफैक्चर बहुत ज्यादा हो। अब ज्यादा तभी होगा जब जल्दी जल्दी रिएक्शन हो। ये अभी प्रॉब्लम यह है कि ये रिएक्शन काफी स्लो है, तो इसको स्पीड अप करने के लिए हम यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन, आयरन का चूरा सॉलिड पाउडर फॉर्म में
लोहे का चूर्ण यूज करते हैं। ठीक, तो नाइट्रोजन गैस जो कि एयर से हम ले लेते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है 78%, उसको हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं हाई प्रेशर पे, साथ में कैटलिस्ट दे दिया तो रिएक्शन इज स्पीडेड अप। अब यहां देखेंगे नाइट्रोजन इट इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, और आयरन जो है फाइनली डिवाइडेड आयरन वो हमने सॉलिड स्टेट में लिया है। तो इन दोनों की फिजिकल स्टेट गैस हो गई और आयरन जो कैटलिस्ट है उसकी सॉलिड हो गई, डिफरेंट हो गया। ये हो गया हमारा हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा करके अमोनिया बनाने का जो तरीका, ये प्रोसेस इजाद किया था हेबर ने, और इस प्रक्रिया को हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। बाद में इससे फिर यूरिया बनाई जाती है, समझ में आ गया। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, हेबर पर्सन का नाम है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। एडिशन रिएक्शन में बताया था, वहां कैटलिस्ट नहीं लिखा था, यहाँ कैटलिस्ट बता दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल है बच्चों, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं या वनस्पति ऑयल क्या होते हैं, जो हमको पेड़ पौधों के बीजों से ऑयल मिलते हैं, समझ में आ गया। जैसे हमारा आलमंड ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, बहुत सारे ऑयल हैं, ठीक है ना। कुछ खाने योग्य है, कुछ खाने योग्य नहीं, तिल का तेल हो गया, ठीक, ये वेजिटेबल ऑयल्स की श्रेणी में आते हैं। अब ये वेजिटेबल ऑयल को यदि हम चाहते हैं कि इनसे घी बना दिया जाए सॉलिड, तो प्लांट ऑयल से जो बनने वाला घी है वो वनस्पति घी कहलाता है, समझ में आ गया। अब प्लांट ऑयल जो होते हैं, मैं बता चुका हूं कि इसमें ग्लिसराइड्स होते हैं, समझ में आ गया। अब ये जो ग्लिसराइड्स हैं ये ट्रिपल एस्टर्स हैं। अब अगर ये ग्लिसराइड्स है हमारे, इसमें अगर सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं फैटी एसिड में, तो इस प्रकार का जो फैटी एसिड होता है वो कहलाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। और अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है स्ट्रक्चर के अंदर तो कहलाता है अनसैचुरेटेड। तो बच्चों जो ऑयल होते हैं ना वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं, ऑयल्स मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको यदि हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा दें तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और सारे डबल ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होकर के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जहां पे भी डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन के बीच में अगल बगल में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। ये आगे हम देखेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाता है ये। और हाइड्रोजन ऐड करने के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए कैटलिस्ट के रूप में या तो निकल यूज करते हैं या प्लेटिनियम यूज करते हैं, और ये दोनों ही सॉलिड स्टेट में, समझ में आ गया। तो निकल और प्लेटिनियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड होती है अनसैचुरेटेड ऑयल्स में। और अनसैचुरेशन क्यों होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड के कारण। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड में, और सिंगल बॉन्ड वाली चीज सैचुरेटेड है और सैचुरेटेड वाली सॉलिड है। तो ध्यान देना, सारे सिंगल बॉन्ड, देखो एस मतलब सारे, एस मतलब सिंगल बॉन्ड, और एस मतलब सैचुरेटेड, और एस मतलब सॉलिड। तो सैचुरेटेड हो गया तो सॉलिड हो जाएगा, वो घी कहलाएगा। लिक्विड है तो ऑयल है। तो लिक्विड कब है, जब अनसैचुरेटेड है, समझ में आ गया। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो वेजिटेबल ऑयल है उससे घी बनाने की प्रक्रिया है, इसको हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, एंड इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनम एज कैटलिस्ट विच आर बोथ सॉलिड्स। और जबकि ये एक लिक्विड में, एक गैस में, एक सॉलिड में, सबकी फिजिकल स्टेट अलग अलग हो गई, हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। और ये जो कैटलिस्ट है हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट कहलाएगा। क्लियर है, दिस वाज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, समझ में आ गया। चलिए अब हम देखेंगे बच्चों एक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर, ये तो था फिजिकल स्टेट के आधार पर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, कार्य के आधार पर चार मेन प्रकार के कैटलिस्ट हैं। तो टोटल टाइप हो गए 6। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये वो कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, मतलब इनके प्रेजेंस में रिएक्शन तेजी से होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, रिएक्शन जल्दी समाप्त होगा। तो नॉर्मली ये हम वहां प्रयोग करते हैं जहां पर रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है और हम चाहते हैं कि रिएक्शन जल्दी से खत्म हो जाए, समझ में आ गया। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, सच कैटलिस्ट्स इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट मतलब स्पीड, ठीक है। एग्जांपल्स इसका ये सल्फर डाइऑक्साइड वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, विल गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड, बैलेंस कर लेंगे, सब गैस स्टेट में। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फॉर्म में, वैसे तो होमोजेनियस कैटलिस्ट है, ठीक है, लेकिन ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये रिएक्शन को फॉरवर्ड में तेजी से क्या होगा, फॉरवर्ड स्पीड इसकी बढ़ा देगा, बैकवर्ड ही बढ़ाता है लेकिन ये रिएक्शन स्पीड से खत्म होगा, समझ में आ गया। तो तेजी से SO3 गैस बनने लग जाएगी और इसके अभाव में, इसके एब्सेंस में रिएक्शन बहुत बहुत स्लो होता है, समझ में आ गया। तो हियर नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट्स एज पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन की स्पीड को तेजी से बढ़ा देता है, हजारों गुना तक भी बढ़ा सकता है ये, ठीक है ना। इसका एक और एग्जांपल हमने थर्मल, ये कैटालिटिक डिकम्पोजिशन में किया था बच्चों, ठीक है। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, इसको यदि हम हीट करते हैं अकेले तो रिएक्शन होता तो है लेकिन बहुत स्लो होता है, लेकिन अगर हम इसमें
कैटलिस्ट डाल देते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये मैंने कैटालिटिक डिकम्पोजिशन में करवाया रिएक्शन, ठीक है। मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, फटाफट से तोड़ता है इसको, KCl अलग निकलेगा, ऑक्सीजन गैस अलग निकलेगी, बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे O3 है, यहाँ O2 है, तो ये ऑड था, इसको 2 से इंटू कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 KCl है तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो अब क्या, अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट है ये क्या है, इस रिएक्शन को बहुत स्पीड कर देगा, इसकी स्पीड बढ़ा देगा, रिएक्शन जल्दी से खत्म हो जाएगा, विल क्विकली गेट KClN3O2 गैस। समझ में आ गया। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल है। चलिए अब पॉजिटिव का उल्टा हो गया नेगेटिव। तो यदि पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करता है तो नेगेटिव कैटलिस्ट समझ जाओ क्या करता होगा, ये उसको डिक्रीज कर देता है। समझ में आ गया। तो कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिनका हमको रिएक्शन की स्पीड को कम करना पड़े। भाई कोई हमारे पास ऑटोमोबाइल है तो जरूरी थोड़ी कि एक्सीलरेटर ही काम आए, ब्रेक भी बहुत बार काम आता है एक्सीडेंट से बचने के लिए। तो कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जहां पे ये फिजिबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है कि रिएक्शन तेज हो, हम चाहते हैं कि रिएक्शन धीरे हो जाए। अब ऐसे कौन से रिएक्शंस जो हम चाहेंगे कि धीरे हो जाएं, ठीक है। तो देखते हैं वो कुछ ऐसे रिएक्शन जो हम नहीं चाहते कि जल्दी से हो, तो उनकी स्पीड को कम करने के लिए हम इस प्रकार के कैटलिस्ट यूज करते हैं जो कि नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। ये रिएक्शन की स्पीड को कम कर देते हैं। सो नेगेटिव कैटलिस्ट, सच कैटलिस्ट्स डिक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल क्या है इसके, ये बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड है, मैंने उस दिन वीडियो में समझाया था आपको बोर्ड पे। नॉर्मल ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन ज्यादा कर देंगे तो परऑक्साइड कहलाता है, ओ बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। अब H2O2 जो होता है बच्चों एक डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है, या एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको जर्मिसाइडल सॉल्यूशन के रूप में यूज होता है। चोट टूट लग जाती है तो जैसे डेटॉल होता है ना, उसी प्रकार से इससे भी ट्रीट किया जाता है। सस्ता ही है, बट इसकी प्रॉब्लम क्या है, लंबे समय तक इसको एक्सपोज कर दें, हवा में बॉटल खुली छोड़ दें तो डिकम्पोज हो जाता है। ये टूट टाट के किस में बदल जाएगा, वाटर और ऑक्सीजन। तो देखो 2H2O है, ये वाटर बन जाएगा H2O और प्लस ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। बैलेंस कर लेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो ये ऑड था तो इसको डबल कर दिया, इवन हो गया। तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, तो यहाँ 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2 बराबर हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड और ये ऑक्सीजन गैस है। तो अब हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसको हाइड्रोसोल के नाम से थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करके इसको हाइड्रोसोल के नाम से बॉटल्स में बेचा जाता है। अब अगर इसको हम एटमॉस्फेयर में बॉटल खोल के एक्सपोज कर दें ऐसे ही तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होकर वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि ये रिएक्शन हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड टूट टाट के वाटर और ऑक्सीजन बना ले। तो इस रिएक्शन को, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बहुत स्लो डाउन करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा यदि ग्लिसरॉल मिला देते हैं, ग्लिसरीन, तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो हम यहाँ पे ग्लिसरॉल यूज करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में, जो रिएक्शन की स्पीड को काफी कम कर देता है। तो हेयर प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन, जिसको ग्लिसरॉल भी कहते हैं, स्लोज डाउन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो H2O2 का टूटना बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, हजारों गुना स्लो, तो जल्दी से बर्बाद नहीं होगा। ग्लिसरॉल में बता चुका हूं बच्चों, एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है जहां पे 3 कार्बन C-C-C और तीनों पे OH ग्रुप लगा हुआ है। और तो पहला जो कार्बन उस पे एक H और जुड़ जाएगा, H2 जुड़ जाएगा, फिर बीच वाला जो कार्बन उस पे H और फिर CH2, तो CH2OH डैश CHOH डैश CH2OH, ये है ग्लिसरॉल, ठीक है कि नहीं। क्या सोप वाले में बताया था हमने, बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन भी कहते हैं इसी को। चलिए नेगेटिव कैटलिस्ट का एक एग्जांपल होगा। एक और एग्जांपल बच्चों, क्लोरोफॉर्म, शायद कुछ बच्चों ने सुना हो, बता दूं क्या होता है बच्चों। जब किसी को सर्जरी या ऑपरेशन कराना होता है तो जिस शरीर के हिस्से पे सर्जरी करवानी है वहां पे कट लगाना पड़ता है, काटेंगे पिटेंगे चीर फाड़ करेंगे, दर्द होगा, तो उस एरिया को सुन्न करना पड़ता है। तो इसके लिए हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म से पर्सन को बेहोश किया जाता है, उसका बहुत थोड़ा सा डोज दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो वो इलाका सुन्न हो जाता है, पर्सन बेहोश हो जाता है, उसको सेंसेशन नहीं होती और फिर चीर-फाड़ करके ऑपरेशन कंप्लीट किया जाता है। समझ में आ गया। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है, इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोशी की दवा है ये, ठीक है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक, ट्राइक्लोरोमिथेन भी कहते हैं इसको। अब ये क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ये बहुत ही प्रॉपर क्वांटिटी में पेशेंट को दिया जाना चाहिए, जरूरत से ज्यादा हो जाता है पर्सन मर भी सकता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म को एयर के प्रेजेंस में लंबे समय तक एक्सपोज कर दिया जाए तो एक बहुत ही खतरनाक पॉइजनस गैस बनती है जिसको बोलते हैं फॉस्जीन गैस, COCl2, और साथ में HCl बन जाता है, HCl उड़ जाता है गैस के रूप में, ये भी गैस बन जाता है। तो बच्चों कई बार जो होता है बेहोशी के लिए इसको क्या है, रुमाल वगैरह पे लोग डाल के लंबे समय तक क्या है सूंघाते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ये डाल दिया जाए तो पर्सन मर भी सकता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ COCl2 गैस, ठीक है।
तो क्लोरोफॉर्म की बॉटल कोई है, उसको एयर में एक्सपोज कर दें, एयर घुस जाती है बॉटल के अंदर, तो एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके क्लोरोफॉर्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉस्जीन। तो नॉर्मली जो क्लोरोफॉर्म वगैरह होता है, जो एनेस्थीसिया देने के लिए होता है, वो कभी बॉटल खोली नहीं जाती, रबर का कॉर्क आता है उसके ऊपर, इंजेक्शन से ही निकाली जाती है और तुरंत पेशेंट को दे दी जाती है इंजेक्शन के माध्यम से। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म को खोलना नहीं चाहिए, वो जहरीली हो जाती है, ठीक, बॉटल्स वगैरह को। तो अनाड़ी लोग कई बार उसको खोलते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। तो जो प्रॉपर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स होते हैं वो स्पेशल ध्यान रखते हैं इस चीज का, ठीक। तो हम नहीं चाहते कि क्लोरोफॉर्म एक्सपोज हो एयर में, और कई बार कोई गलती से खोल ही दे, तो इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए तो CHCl3 व्हेन एक्सपोज टू एयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए पॉइजनस गैस COCl2 फॉस्जीन, और साथ में HCl बनता है। तो देखिए रिएक्शन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, लिक्विड स्टेट में, ऑक्सीजन से एक्सपोज हुई, एयर के संपर्क में आई, तो क्या बनेगा, COCl2 बनेगा, साथ में HCl बनेगा। बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ऑड कहाँ है, ये लास्ट के दोनों में, यहाँ 1 है या 3 है, दोनों को 2 से इंटू कर तो इवन हो जाएगा। यहाँ 2 से किया तो 6 हो गया, 2 से किया तो 2 हो गया। अब बताओ, यहाँ पे ओवरऑल 6 है, तो यहाँ पे टोटल 6 होने चाहिए, 6 में से 2 यहाँ लग गया, तो 4 और होना चाहिए, तो इस 2 को 2 से इधर 2 से इंटू कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 + 2 6 हो गया, सब बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कुल मिला के यहाँ पे देखो 2 आ गया, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। समझ में आ गया। तो ये रिएक्शन को हमको रोकना है, हम नहीं चाहते क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्जीन, हम नहीं चाहते रिएक्शन हो। तो उसको बहुत ज्यादा स्लो डाउन करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म में थोड़ा सा इथेनॉल, इथिल अल्कोहल मिला देते हैं। इथिल अल्कोहल कॉमन नेम है इथेनॉल का, CH3CH2OH, ठीक है। तो CH3CH2OH को शॉर्ट में C2H5OH भी बोल सकते हैं। आजकल सैनिटाइजर्स में भी बच्चों यही डल रहा है, 70 से 90% जो अल्कोहल आता है सैनिटाइजर में यही है, जर्म किलर प्रॉपर्टी होती है। तो ये अगर हमने किस में डाल दिया, क्लोरोफॉर्म में, रिएक्शन की स्पीड बहुत हद तक कम हो जाएगी, फॉस्जीन गैस का बनना बहुत बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत कम या ना के बराबर बनेगी। समझ में आ गया। तो ये रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में इथेनॉल, नेगेटिव कैटलिस्ट। क्वेश्चन आ सकता है रीजनिंग वाले में, व्हाई इज लिटिल इथेनॉल एडेड टू क्लोरोफॉर्म, तो क्या बोलेंगे, यहाँ इथेनॉल को हम क्लोरोफॉर्म में ऐड करते हैं छोटी सी क्वांटिटी में, क्यों, सो एज टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्जीन गैस। समझ में आ गया। तो इसको स्लो डाउन करने के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग होता है इथेनॉल, ये रिएक्शन की स्पीड को काफी हद तक कम कर देता है। चलिए अगला हमारा बच्चों है बायो कैटलिस्ट। बायो का मतलब लिविंग। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि लिविंग बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर होते हैं। तो सेल्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रख लेंगे। और कई बार ये बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत स्लो स्पीड पे होते हैं, और हम यदि चाहते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शंस तेजी से हो जाएं तो उनके लिए हमको कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। ये कैटलिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं उनकी स्पीड को, ये कहलाते हैं बायोकैटलिस्ट, और इनका दूसरा नाम एंजाइम्स भी है। तो लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, और इनकी स्पीड को प्रभावित करने वाले, तेज करने वाले जो कैटलिस्ट है उनको बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। दूसरी भाषा में इन्हीं को एंजाइम्स भी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी एंजाइम्स हमने पढ़ी है, सारी की सारी एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट है, ठीक है। तो द कैटलिस्ट्स which catalyze biochemical reaction, समझ में आ गया, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रभावित करें, उनकी रिएक्शन की स्पीड को तेज कर दें, बायोकैटलिस्ट, ठीक है। और ये रिएक्शंस कौन से होते हैं, these are the reactions that take place in the body of living organism, सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये इनको एंजाइम्स भी कहते हैं। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, जितने भी डाइजेशन कॉज करने वाली एंजाइम्स है वो क्या है, बायोकैटलिस्ट। एग्जांपल, हमारे माउथ में स्टार्च, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसको टाइलिन या अमाइलेज नामक एंजाइम जो स्टार्च में, जो हमारे सलाइवा में होती है, वो कन्वर्ट कर देती है माल्टोज में। ये एक बहुत बड़ी संख्या में कार्बन है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है, 12 कार्बन का कंपाउंड है ये। उसके बाद माल्टोज को माल्टेज एंजाइम जो होती है कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है माल्टेज। तो एंजाइम्स के नाम नॉर्मली ASE, एज से खत्म होते हैं, या इन मतलब प्रोटीन नेचर होता है इनका, ठीक। लिपिड्स को लाइपेज एंजाइम जो होती है, ये हमारे ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, उसमें कन्वर्ट करती है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो लिपिड्स हमारे जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इनके डाइजेशन प्रोडक्ट ही है हमारे, ठीक। उसके बाद हमारे ये 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से ग्लिसराइड बनते हैं, मैंने बताया था, जो वेजिटेबल ऑयल्स में होता है ग्लिसराइड। तो ग्लिसराइड के, तो लिपिड्स का दूसरा नाम ग्लिसराइड भी है। तो ग्लिसराइड टूटेगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमको मिल जाएगा एंजाइम यूरी। इसी प्रकार से बच्चों यूरिया आता है। यूरिया हमारा किडनी, लीवर में बनता है, जो कि किडनी के थ्रू हम एलिमिनेट करते हैं। तो ये यूरिया को यदि हमको वापस तोड़ना है,
अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तो हम एंजाइम यूज करते हैं यूरिएज। तो ये नॉर्मली कुछ बैक्टीरिया वगैरह यूज करते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो अमोनिया बनाते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो यूरिया को कंज्यूम करते हैं और वो अमोनिया में रिलीज कर देते हैं। तो NH2CO NH2 यूरिया है, वाटर के प्रेजेंस में यूरिया को तोड़ देंगे, विल गेट अमोनिया गैस एंड CO2 गैस। समझ में आ गया? तो ये 2 H है, एक H इधर लगेगा, एक H इधर लगेगा, NH2 में एक H जुड़ा NH3, इस NH2 में एक H जुड़ा NH3 और CO में एक O जुड़ा CO2। तो ये 2 NH3 और एक CO2 बन गया, इन्हीं से बना था यूरिया। एंजाइम का नाम यूरिएज, ठीक है, कैटलिस्ट का काम करती है। इसी प्रकार से सुक्रोज, बच्चों जो केन शुगर है, मीठी जो चीनी खाने वाली हमारे घर में यूज करते हैं, वो वाटर के प्रेजेंस में हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होती है, उसमें 2 कार्बन के शुगर्स बन जाती है, एक का नाम ग्लूकोज, एक का नाम फ्रुक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस उनका केमिकल नेचर अलग अलग है। फॉर्मूला सेम है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इसका फॉर्मूला C6H12O6, इसका भी C6H12O6, लेकिन उनका जो क्या है बॉन्डिंग है उसमें फर्क है, फंक्शनल ग्रुप अलग है, ये एल्डिहाइड शुगर है, ये कीटोन शुगर है। एल्डिहाइड कीटोन 2 अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमारे फॉर्मूला सेम है हालांकि, ठीक है। तो इसमें जो एंजाइम काम आते हैं इन्वर्टेज, तो सुक्रोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज डाइजेशन के बाद में। इसी प्रकार से ग्लूकोज को डाइजेशन किया, ईस्ट में पाई जाने वाली एंजाइम के प्रेजेंस में जाइमेज, तो इसमें हमको मिलेगा इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने रेस्पिरेशन में देखा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। समझ में आ गया? फर्मेंटेशन भी कहते हैं इसको। तो ये हमारे अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस हो गए, बायो कैटलिस्ट जो इनको कंट्रोल करते हैं एंजाइम। समझ में आ गया? तो बायो कैटलिस्ट क्लियर है। तो लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड बदलने वाले रिएक्शंस बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं, ठीक। अब अगला हमारा ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो का मतलब होता है बच्चों सेल्फ, अपने आप, स्वयं से। तो ऑटो कैटलिस्ट एक ऐसा कैटलिस्ट है, सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, इनको बाहर से नहीं डाला जाता रिएक्शन मिक्सचर में। हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, रिएक्शन में ये स्वयं ही जनरेट होते हैं। अब सीधी बात है, रिएक्टेंट स्टार्ट करने के लिए हमको सिर्फ रिएक्टेंट्स चाहिए, ठीक। तो रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तो सीधी बात है प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट 1 बनता है, 2 बनता है, पता नहीं कितने बनते हैं, जितने भी बनते हैं उसमें से एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। और वो प्रोडक्ट जो है वो जैसे रिएक्शन मिक्सचर में बन गया थोड़ी देर बाद, तो वही रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। अर्थात शुरू में रिएक्शन स्लो स्पीड पे होगा, वंस सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ये प्रोडक्ट कैटलिस्ट का काम करता है और बाद में फटाफट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो स्टार्टिंग में रिएक्शन स्लो है, बाद में तेज हो जाता है। इस प्रकार का कैटलिस्ट जो रिएक्शन मिक्सचर में ही बनता है, बाहर से ऐड नहीं किया गया है, उसको कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने एस्टर का एस्टरिफिकेशन देखा था, एस्टर कैसे बनता है और उसका टूटना हाइड्रोलिसिस, वही रिएक्शन है। इथिल इथेनोएट हमारा एस्टर है, इथेनॉल इथेनोइक एसिड से बना था, पानी डाला टूटा, हमको मिला इथेनोइक एसिड, एस्टिक एसिड या इथेनोइक एसिड और साथ में इथेनॉल, अल्कोहल ये रहा और ये एसिड है। यहाँ पे जो एसिड है वो क्या है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। अगर हम HCl डाल दें तो रिएक्शन तेज हो जाएगा, और लेकिन अगर तो वो फटाफट से होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ देर इसका बनने का इंतजार कर लें, तो एक बार ही बन जाएगा थोड़ा सा एसिटिक एसिड, तो फिर रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो HCl से ज्यादा तेज हो जाएगा, इससे होगा तेज लेकिन थोड़ा ज्यादा समय ले लेगा। तो ये ऑटो कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। कौन? इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। समझ में आ गया? तो इन सम रिएक्शंस नो एक्सटर्नल कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, बाहर से कोई अलग से कैटलिस्ट डालने की आवश्यकता नहीं होती, बट लेकिन क्या है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर में ही एक प्रोडक्ट जो है, जो कि बनता है, वही कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है, ठीक है, कैटलिस्ट का रोल अदा करता है। सच कैटलिस्ट व्हिच इज जनरेटेड इन द रिएक्शन इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। समझ में आ गया? एग्जांपल हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज अ स्लो प्रोसेस, बट एज सून एज सम एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड इज फॉर्म्ड, एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, जैसे ही थोड़ा सा एसिटिक एसिड बन जाएगा, इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का काम करता है, ऑटो कैटलिस्ट हो गया, और बाद में यही जो है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। तो शुरुआत में रिएक्शन स्लो है, बाद में तेज हो गया। समझ में आ गया? ओके, HCl से ज्यादा तेज हो जाएगा, इससे होगा बट इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा पक्का। तो इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो बट लेटर इंक्रीजेस व्हेन ऑटो कैटलिस्ट इज फॉर्म्ड। तो शुरुआत में जब ऑटो कैटलिस्ट नहीं है तो रिएक्शन काफी स्लो है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बन गया तो फिर धीरे धीरे स्पीड अप होने लगता है, ठीक। चलिए, अब ये तो थे हमारे 6 मेन प्रकार के हमने कैटलिस्ट देखे, होमोजीनियस कैटलिस्ट, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट। अब हम देखेंगे बच्चों कैटलिस्ट के कामकाज को प्रभावित करने वाले 2 और अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस हैं। एक तो कैटलिस्ट के काम में हेल्प करता है, एक उसके काम का विरोध करता है। तो जो कैटलिस्ट के काम को हेल्प करता है, उसके काम को आसान बनाता है, उसकी
इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करता है, इंक्रीज लाता है, वो कहलाता है कैटालिटिक प्रमोटर। और दूसरा ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैटलिस्ट के काम में बाधा डालता है, कैटलिस्ट को काम करने नहीं देता, उसके काम को रोकने की कोशिश करता है, बंद करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन। समझ में आ गया? तो देखेंगे व्हाट आर कैटालिटिक प्रोमोटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजंस, एग्जांपल के साथ समझाना है। सर्टेन सब्सटेंसेस अफेक्ट कैटालिटिक एक्टिविटी। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटलिस्ट का जो काम होता है उसको प्रभावित करते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एफिशिएंसी। तो क्षमता है कैटलिस्ट की काम करने की, उसको या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो दो मेन प्रकार की कैटेगरी हो गई, पहला मैंने प्रमोटर बताया, दूसरा पॉइजन। प्रमोटर हेल्प करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, कार्यक्षमता बढ़ाता है, और ये कम करता है या बंद भी कर सकता है। तो सब्सटेंसेस विच व्हेन प्रेजेंट अलोंग विद द कैटलिस्ट, ये वो सब्सटेंस हैं जो कैटलिस्ट के साथ यदि रख दिए जाएं, कैटलिस्ट के साथ हो तो क्या करते हैं? इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, उनकी कार्यक्षमता बढ़ा देते हैं, ये कैटालिटिक प्रमोटर कहलाते हैं। एग्जांपल, हमने अमोनिया वाला रिएक्शन देखा था, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी तो वी विल गेट अमोनिया गैस। तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, रिवर्सिबल है। इसको आयरन, फाइनली पाउडर्ड आयरन के प्रेजेंस में करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन आयरन के साथ में अगर हम मोलिब्डेनम, ये एक मेटल है, ये और रख दें, डी ब्लॉक में आता है मोलिब्डेनम, समझ में आ गया? तो ये अगर रख दें मेटल इसके साथ में, तो ये प्रमोटर का काम करता है, ये इसकी कार्यक्षमता इंक्रीज कर देता है, और भी बेहतर तरीके से कैटलिस्ट परफॉर्म करता है, रिएक्शन की स्पीड और भी बढ़ जाती है, निखार आ जाता है कैटलिस्ट की एक्टिविटी में। समझ में आ गया? तो ये प्रमोटर का काम करता है आयरन के लिए। ठीक, अब यही रिएक्शन हम वापस ले लें, अगर यहां पे मैं मोलिब्डेनम के स्थान पे कोई भी साइनाइड डाल दूं, जैसे KCN, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन की स्पीड को नेगेटिव तरीके से प्रभावित करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे मैं प्रमोटर के स्थान पे पॉइजन डाल दूं तो एक कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर सकता है। तो कैटलिस्ट की एक्टिव साइट्स होती है। क्या होती है एक्टिव साइट्स? कैटलिस्ट बच्चों क्या करता है, सॉलिड फॉर्म में जो होता है ना कैटलिस्ट, वो क्या करता है, वो रिएक्टेंट्स को अपने सतह पे चिपका लेता है, गैसेस में खासकर। तो गैसेस रिएक्टेंट्स होते हैं, वो गैस इधर उधर उड़ती रहती है, इसलिए जल्दी से रिएक्शन नहीं होती गैसेस के। तो गैसेस को रिएक्ट करने के लिए उनके मॉलिक्यूल्स को संपर्क करना तो जरूरी है, तो गैसेस को पकड़ता है और अपने सतह पे चिपका लेता है। चिपकाने के बाद उनके बीच में बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, और जैसे ही बॉन्ड बना देता है उनको रिलीज कर देता है। तो जिस जगह ये रिएक्टेंट्स चिपकते हैं कैटलिस्ट की सतह पर, वो एक्टिव साइट कहलाती है। तो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं ये कौन? साइनाइड और ये मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस प्रकार से पॉइजन का काम करते हैं। तो देखो क्या होता है कैटालिटिक पॉइजन। तो सम सब्सटेंसेस डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, और समटाइम्स टोटली स्टॉप द कैटालिटिक एक्टिविटी, और कभी कभी कैटालिटिक एक्टिविटी को पूरी तरीके से बंद भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं उसकी एक्टिव साइट्स को ब्लॉक करके। मैंने बताया एक्टिव साइट क्या होती है, ये वो रीजन है जहां पे रिएक्टेंट जाके कुछ समय के लिए चिपकते हैं, उनके बीच फटाफट बॉन्ड बनता है, और जैसे ही बॉन्ड बन गया, प्रोडक्ट बन गया, दीज आर रिलीज्ड, कैटलिस्ट वैसा का वैसा ही रहता है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो इन एक्टिव साइट्स को ब्लॉक ही कर लेते हैं, रिएक्टेंट को चिपकने ही नहीं देते हैं, तो रिएक्टेंट दूर दूर भागते ही रहते हैं, संपर्क नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन होता ही नहीं है, बंद हो जाता है। तो कैटलिस्ट को बिल्कुल उसके काम को बंद ही कर देते हैं। तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन्स। तो नॉर्मली कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें आता है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं अधिकतर कैटालिटिक कैटलिस्ट के लिए। ठीक है, तो सेम ऊपर वाला रिएक्शन यदि मैं कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर HCN के प्रेजेंस में कराऊं, तो देखो ये रहा, वही है, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड रख दूं मोलिब्डेनम के स्थान पे, ये बंद हो जाएगा रिएक्शन। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा या फिर काम करना बंद ही कर देगा, अमोनिया बन ही नहीं पाएगी। तो इसने आयरन को एक तरह से बर्बाद कर दिया, इसकी एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर दिया। तो ये होता है कैटालिटिक पॉइजन। समझ में आ गया? चलिए अब बच्चों लास्ट हमारा जो टॉपिक है चैप्टर का, वो देख लेते हैं क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, क्या इनके जनरल फीचर्स होते हैं। तो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की स्पीड प्रभावित करते हैं, स्वयं इनमें परिवर्तन नहीं आता, इनकी क्वांटिटी नहीं बदलती, इनका फिजिकल फॉर्म, केमिकल नेचर, फॉर्मूला, कंपोजिशन नहीं बदलता। समझ आ गया? तो इनकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों सेम रहती है, अनचेंज रहती है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की स्पीड प्रभावित होती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिनेशन में भी लिखवा चुका हूं, कैटलिस्ट्स ओनली चेंज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन के रेट मतलब स्पीड प्रभावित करते हैं। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के अंत पे
दे रिमेन अनचेंज्ड। समझ में आ गया? इनमें स्वयं में परिवर्तन नहीं होता। किस किस के टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ना तो उनकी मात्रा बदलती है, खपते नहीं है, खर्च नहीं होते, और ना ही इनका केमिकल कंपोजिशन। इन टर्म्स ऑफ केमिकल क्वांटिटी एंड केमिकल कंपोजिशन। समझ में आ गया? इन टर्म्स ऑफ केमिकल क्वांटिटी एंड केमिकल कंपोजिशन। क्लियर? उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमारा? एक कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन। कोई भी कैटलिस्ट होता है ना, ये सिर्फ चालू रिएक्शन को प्रभावित कर सकता है, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। समझ में आ गया? ये चालू रिएक्शन को प्रभावित करता है, ना बंद कर सकता। ये बिल्कुल वैसे ही बच्चों जैसे कैटलिस्ट जो होता है ना, गाड़ी का एक्सीलरेटर और ब्रेक की तरह होता है। अब चालू गाड़ी में एक्सीलरेटर तेज कर सकता है स्पीड को, ब्रेक कम कर सकता है। अब ऑलरेडी गाड़ी खड़ी है, अब खड़ी गाड़ी का आप एक्सीलरेटर दबाओगे, घुर घुर करोगे तो गाड़ी थोड़ी तेज हो जाएगी। इसी प्रकार से जो खड़ी गाड़ी है उसका ब्रेक लगाओगे तो क्या फायदा होगा? वो तो पहले से खड़ी है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया? जिस प्रकार से एक्सीलरेटर और ब्रेक जो होते हैं चालू गाड़ी में काम करते हैं, कैटलिस्ट भी चालू रिएक्शन की रेट को प्रभावित करता है। ये स्टार्ट नहीं कर सकता रिएक्शन को, बंद भी नहीं कर सकता। तो एक कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन बट इट कैन अफेक्ट एन ऑलरेडी ऑनगोइंग रिएक्शन। समझ में आ गया? चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड भी हो रहा है, दोनों ही दिशाओं में हो रहा है। भाई ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्ट करके सीओडी बना रहे हैं, सीओडी वापस टू टाट करके रिएक्ट करके ए और बी बना रहे हैं। समझ में आ गया? अब क्या इस प्रकार के रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट डाल देंगे ना, तो ये कैटलिस्ट अगर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा तो दोनों रेट बढ़ेंगे, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी तेज से होगा और बैकवर्ड भी होगा, तो मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल ही रहने वाली है। समझ में आ गया? तो ए और बी तेजी से रिएक्ट करके सी डी बनाएंगे, सी डी वापस तेजी से रिएक्ट करके वापस ए और बी बनाएंगे, तो दोनों तरफ की जो रेट है, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट, दोनों को बराबर रूप से प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ का रिएक्शन होकर के तेज हो जाएगा, नहीं, दोनों तेज होगा। तो इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वली, दोनों को समान रूप से प्रभावित करेगा। उसके बाद ये जो कैटलिस्ट होते हैं, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? क्या? और अगर ये तापमान हम उस ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज के बाहर ज्यादा या कम कर देते हैं, तो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है, तो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते। हमारी एंजाइम्स इसी कैटेगरी में आती हैं बच्चों। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होती हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करती है, जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री। इस टेम्परेचर से ज्यादा हो जाते हैं, कामकाज बंद, कम हो जाएगा, कामकाज बंद। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? तो कैटलिस्ट जो होते हैं दे आर मोस्ट इफेक्टिव एट ए ऑप्टिमम, एक मॉडरेट सी टेम्परेचर रेंज होती है, उससे ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए, तभी ये अच्छा काम करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, कैटलिस्ट्स आर रिएक्शन स्पेसिफिक। इसका मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसकी स्पीड को प्रभावित करने के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही लगेगा। ऐसा नहीं कि हम कोई भी कैटलिस्ट उठा के किसी भी रिएक्शन में डाल दें तो रिएक्शन तेज हो जाएगी, नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ताला चाबी का मैकेनिज्म होता है। आपको एक ताला दिया, उस ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होगी जो उसमें लगेगी। अब मैं आपको कोई भी ताला दे दूं, कोई भी दूसरी उठा के चाबी दे दूं, तो जरूरी थोड़ी कि ताला खुल जाए या बंद हो जाए, नहीं ना। तो जैसे एक हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होगी, हर एक रिएक्शन का एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है। समझ में आ गया? तो दे आर हाईली रिएक्शन स्पेसिफिक, अर्थात it means that a catalyst can catalyze a particular reaction only and not all the reaction। समझ में आ गया? एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन को प्रभावित करेगा, सारे रिएक्शन को प्रभावित नहीं करेगा। कोई कॉमन कैटलिस्ट नाम की चीज नहीं होती। समझ में आ गया? अलग रिएक्शन अलग कैटलिस्ट। उसके बाद कैटलिस्ट आर जनरली रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। हमको रिएक्शन की स्पीड बदलनी है, तो स्पीड बदलने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैटलिस्ट लगेगा, तो कैटलिस्ट डालें कितना? बहुत थोड़ा सा लगता है क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये नहीं लगता है। तो जो भी हमको असर प्रोड्यूस करना है, रिएक्शन की स्पीड बदलने संबंधी असर, तेज करनी हो धीरे करनी हो, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कैटलिस्ट यूज होता है। समझ में आ गया? तो ये थे बच्चों हमारे क्या कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे। इसी के साथ ही बच्चों हमारा साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है ये खत्म होता है। तो इसको आप अच्छे से समझ के पूरा डिटेल में नोट्स आप बना लेंगे। ठीक है, टॉपिक को लर्न कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? क्या? तो इसके बाद हम बच्चों स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। ये क्या चीज है? आप 9th क्लास में ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें बच्चों आपको एटॉमिक मॉडल्स के बारे में दिया है, तो रिपीटेशन वर्क है। तो हमको यहाँ पे डिटेल में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं करना है। जे थॉमसन का जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट है, हमको सिर्फ एटॉमिक मॉडल्स करना है। तो थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे ब्रीफ में, उसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, फिर हम पढ़ेंगे नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। 3 ही मॉडल्स पढ़ने, ब्रीफ इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या होता है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, कौन कौन से प्रयास किए गए एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, अलग अलग लोगों के क्या क्या काम है, ये डिटेल में देखेंगे
और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, क्यों एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना जरूरी है। ठीक है कि नहीं क्या? तो मीनवाइल इस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट करने के बाद में आप एक काम करेंगे कि जो 9th क्लास में जो हमने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हैं डाल्टन के पोस्टुलेट से लेकर के आगे तक, वो एक बार ब्रीफ में स्टडी कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। मैं एक बार फिर डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 7 में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी सेफ एट योर होम।